सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 5G को और प्रेस द बेल आइकन सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को सेट थ्योरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो सेट थ्योरी है ये काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर इसको आप आसानी से समझ लेते हो तो आप इसको एक बार के अंदर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, और अगर आप इसको ध्यान से न पढ़ो तो फिर ये आपको पूरी लाइफ टाइम तक ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे कि आप इस वीडियो के अंदर ही आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, जिससे कि आपको लाइफ में कभी भी आगे सेट थ्योरी के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो का ये केवल फर्स्ट पार्ट है, और इसके अलावा आपको सेकंड और जो थर्ड पार्ट है उनके जो लिंक है वो वीडियो के लास्ट में मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। तो जो सेट थ्योरी के अंदर हम लोग पहले पढ़ते हैं सेट, कि सेट आखिर में होता क्या है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर में सुपरिभाषित क्या होता है। तो हम संग्रह को तो हम सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि आपके पास में घर के अंदर जो 8-10 ड्रेस है, हम कह सकते हैं कि आपके पास में ड्रेस का संग्रह है, या फिर शर्ट है तो आपके पास में शर्ट्स का जो संग्रह है। इसके अलावा आपके घर के अंदर जो परिवार के अंदर 10-15 मेंबर होंगे उनकी सबकी जो चप्पलें हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास में एक जो स्लीपर्स हैं उनका एक कलेक्शन है। ठीक है, तो मतलब कि एक संग्रह है। तो अब हमारे को डिफरेंस देखना है सेट में और कलेक्शन में। क्या इनमें जो कलेक्शन में और आखिर सेट में डिफरेंस होता क्या है। तो डियर, इसमें जो डिफरेंस होता है वो केवल इस सुपरिभाषित शब्द का होता है। ये सुपरिभाषित, अगर कोई जो कलेक्शन होता है अगर वो सुपरिभाषित होता है तो वो सेट कहलाएगा। अगर वो सुपरिभाषित नहीं होता है तो वो कलेक्शन का कलेक्शन ही रह जाएगा, वो सेट नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सेट है वो, अगर कोई कलेक्शन है वो सुपरिभाषित हो जाता है तो वो सेट कहलाएगा। तो सेट कहलाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन तो और रहेगा, कलेक्शन के साथ साथ वो सेट भी कहलाएगा। तो अब सुपरिभाषित की बात करते हैं। सुपरिभाषित, इसके जो शब्द है उसी से हम बता सकते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि जिसको हम परिभाषित कर सकें। तो सुपरिभाषित के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने किसी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैंने पूछा क्या इस स्टूडेंट्स के अंदर तेज दिमाग वाले विद्यार्थियों का समूह है। तो जो तेज दिमाग है उसके बारे में हम में से कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता कि हाँ इस बंदे का जो दिमाग है वो तेज है, या फिर इस बंदे का जो दिमाग है वो बिल्कुल लोअर क्वालिटी का, मतलब कि अच्छा तेज नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में कोई भी एक पैमाना नहीं है जिससे कि हम लोग माप सकें। अगर आप मार्क्स और वो लेना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बताऊंगा, किसी भी बंदे के टैलेंट को मापने का मार्क्स कोई एक ठोस पैमाना नहीं होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाद में अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट में, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जो कि अपनी लाइफ में 12th फेल जो बंदा था वो सचिन तेंदुलकर बन गया, क्रिकेट का भगवान बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास में कोई पैमाना नहीं है, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो कलेक्शन होता है वो केवल कलेक्शन होता है, वो सेट नहीं कहला सकता। और इसके अलावा हम कहते हैं कि किसी क्लास में जो लड़कियों का संग्रह है, तो लड़कियों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं कि किसी क्लास में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो भी होगी, मान लीजिए 8-10, तो हम डायरेक्ट उसको बता सकते हैं हाँ कि जो 8 है या फिर 10 है तो लड़कियों का वो समूह होगा। तो उसको हम लोग परिभाषित कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये एक समूह के साथ साथ ये क्या है, समुच्चय भी है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग परिभाषित कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक समुच्चय है। अब मान लीजिए ये तो बात होगी समुच्चय के अंदर, और जो समूह होता है इन दोनों चीजों में अंतर हो गया कि क्या समुच्चय होता है और क्या समूह होता है। तो अब अपने पास मान लीजिए कोई भी समूह, अब उसको रिप्रेजेंट किससे करें। जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल अक्षर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, उनसे तो हम लोग किसको, किसी सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग जो स्मॉल लेटर होते हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब देखते हैं कि किसी सेट को हम किस प्रकार से लिखते हैं। किसी सेट को लिखते समय पहले तो हम लोग इसको कैपिटल लेटर से सेट को शो करते हैं, और फिर एक मजला कोष्टक लेते हैं, और इसके अंदर जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको अल्प विराम से अलग करते हुए लिखते हैं। तो जैसे कि मैं ये कुछ नेचुरल नंबर, तो
हमने देखा कुछ ये 1 से लेकर मैंने 5 तक संख्या लिखी है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, सेट हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन भी हो गया सेट का। ये मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने सेट को, ये सेट क्या है, ये एक सेट है ए, और इसको मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, मजला कोष्टक लिया है और सेट के जो एलिमेंट्स था उनको अल्प विराम के द्वारा मैंने अलग कर दिया। अब बात करते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, कि जो सेट होता है उसको आखिर में रिप्रेजेंट कितने टाइप्स के किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो कोई भी सेट होता है उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का थोड़ा तरीका है, वो अलग है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो पहले हम लोग बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। क्या कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, तो रोस्टर फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक ये जो तरीका है लिखने का, यही क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो सेट होता है उसका रिप्रेजेंट करने के लिए एक मजला कोष्टक लेते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं उनको अल्प विराम के द्वारा अलग करते हैं, और इस प्रकार से हम सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हमने रोस्टर फॉर्म को बता दिया। दूसरा टाइप होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेट एक निश्चित जो नियम होता है, जो रूल होता है उसको फॉलो करता है। उस रूल को हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं। तो जैसे कि मैं अपने पास में जो पहले वाले जो सेट था रोस्टर फॉर्म में, पहले उसको उतार लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि अपन यहाँ पर मतलब कोष्टक तो ऐसे कैसे उतारा जाता है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स। अब इसके अंदर इसके अंदर जो कंडीशन होती है, पहले उस कंडीशन को उतारा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 5 तक है। हम जानते हैं कि 1 से जो संख्या शुरू होती है वो होती है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसमें, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, 5 तक, 5 से बड़ी नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 5 हो सकती है, और इसके अलावा 5 के इक्वल हो सकती है। अब हमारे को आगे बताना होता है कि ये जो x होता है वो बिलोंग कहाँ से करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि वो नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसके अंदर किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को। और इसके अलावा सेट के कुछ रूल्स या फिर कुछ कंडीशंस भी बोल सकते हैं, कुछ होते हैं। जैसे कि कोई भी सेट होता है उसके अंदर कोई भी जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 4 और यहाँ पे 5, और अगर यहाँ पे मैं वापस से 5 लिखना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होता है, प्रत्येक जो सेट का एलिमेंट होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसका जैसा कोई अदर एलिमेंट नहीं होता है। और जो दूसरा नियम होता है, जो सेट का जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि सेट के अंदर जो ऑर्डर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये यहाँ जैसे मैंने 5 2 1 3 4 लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेट और ये सेट बिल्कुल इक्वल है, एक समान है, इनके अंदर आपस में कोई भी अंतर नहीं है। इसी के साथ में अपना सेट का ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।